इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य, कला, खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी अलग छवि बनाने वाली शख्सियतों पर आधारित इंडियन न्यूज की खास प्रस्तुति। हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात खास शख्सियतों से। देखिए हमारे स्टेट हेड सतीश बौद्ध के साथ। नमस्कार दर्शकों, खास मुलाकात खास शख्सियत प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें परिचय की ज़रूरत नहीं है। आज पूरे दुर्ग जिले की हम बात करें तो दुर्ग जिले में हर एक व्यक्ति उनको पहचानता है और हमारे साथ मौजूद है आईपीएस अभिषेक पल्लव जी। सर, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले और एक शुभकामनाएं हम देंगे इंडियन न्यूज़ की ओर से, चूंकि आपको वीरता पुरस्कार मिला है, शौर्य पुरस्कार मिला है, उसके लिए भी इंडियन न्यूज़ की तरफ से और इंडियन न्यूज़ परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद, स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर थे और उसके बाद आईपीएस बने, कैसा सफ़र रहा ये? बहुत अच्छा सफ़र रहा। मैं 2000 से 2005 तक मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से एमबीबीएस किया। उसके तत्पश्चात 2006 से 2009 तक में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से मैंने एमडी साइकेट्री कंप्लीट की और उसके बाद दिल्ली के प्रतिष्ठित अस्पतालों में 3 साल कार्य करने के बाद 2012 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मुझे आईपीएस मिला और छत्तीसगढ़ काडर एलोकेट हुआ। डॉक्टर साहब, ये बताएंगे कि चूँकि दुर्ग में ही जब आप आईपीएस बन के पहुँचे तो दुर्ग में ही ट्रेनिंग करी और आज यहीं की एसपी है, कैसा अनुभव होता है? निश्चित रूप से भिलाई जो है पूरे देश में भिलाई का, दुर्ग भिलाई का अपना एक नाम है। भिलाई स्टील प्लांट की जो लोहा है उसी से स्टील से रेलवे ट्रैक्स बनते हैं देश भर में। ये मिनी इंडिया है, देश भर के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला 6 महीने 2015 में। यहाँ की समस्याओं को मैंने जाना, यहाँ के लोगों के साथ रूबरू हुआ। यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है देश भर में। यहाँ दोबारा मुझे जिस जिले में ट्रेनिंग की वहीं पे पुलिस अधीक्षक बन के आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। शासन ने भरोसा किया और निश्चित रूप से उस भरोसे में मैं खड़े उतरने की कोशिश करूँगा। चूँकि आप यहाँ से जब ट्रेनिंग करके गए और दंतेवाड़ा जो घोर नक्सली क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर भी आप बतौर पुलिस अधीक्षक आपने काम किया, तो वहाँ भी आपने कुछ ऐसे काम किए जो वहाँ की जनता आज भी आपको याद रखती है। तो सर, क्या था पूरा मामला वहाँ का और कैसे माहौल था और आपने कैसे उसको संपन्न किया? दंतेवाड़ा जब मैं 2016 में गया, उस टाइम देश भर के तीसरा सबसे बड़ा नक्सल जिले के नाम में जाना जाता था। हर साल वहाँ 30-40 सुरक्षा कर्मियों की जान जाती थी। करीब 70 से 80% जिला जो है नक्सली कब्जे में हुआ करता था, जहाँ पे सरकारी योजनाओं को नक्सली पहुँचने नहीं दिया करते थे। पुलिस के प्रति लोगों में काफ़ी अविश्वास का माहौल था। पुलिस के ऊपर लगातार महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार की शिकायतें होती थी। एनएचआरसी की टीमें लगातार आया जाया करती थी। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले हमने जो विश्वास, सुरक्षा और विकास की जो त्रिवेणी है उस पर काम करना शुरू किया। मेरे द्वारा स्वयं दंतेवाड़ा में 200 अति संवेदनशील नक्सली गांव में मेडिकल कैंप लगाए गए। लोगों से जुड़ने का मेडिकल जो है बहुत ही अच्छा जो है जरिया है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टरों की बहुत कमी है। डॉक्टर वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण जाना नहीं चाहते। फ्री में हम दवाइयाँ बांटा करते थे, गांव-गांव में रुका करते थे। एक समय था कि पुलिस के जाने से ग्रामीण भाग जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे जाने के बाद इतना विश्वास बढ़ा कि वो अपनी समस्याएं हमारे पास लेके आते थे, उसको हम प्रशासन के पास रखते थे, उसका निराकरण होता था। लोन वराटू एक अभियान मेरे द्वारा लॉन्च किया गया घर वापसी का, जिसमें 600 माओवादियों ने 1 साल में आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़े। वहाँ पे लगातार सरपंचों के साथ जो है नाच गाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हमारे द्वारा किया गया और कहीं ना कहीं नक्सलियों ग्रामीणों का जो दिल है उसको जीतने में हम कामयाब हुए। यही कारण है कि नक्सलवाद इतनी तेजी से वहाँ पीछे हटा। 20 से ज़्यादा नए पुलिस कैंप खुले और पिछले 2 वर्षों में वहाँ एक भी नक्सली घटना नहीं हुई है, जो दिखाता है कि करीब 100 गाँव को हम नक्सली मुक्त करा पाए, जहाँ सड़क बनी, बिजली आई, आंगनवाड़ी खुला, स्कूल खुला, तो कहीं ना कहीं लाखों लोगों के जीवन में चेंज आया, जो कि बहुत ही अपने आप में एक सर्टिफाइंग एक्शन है। कुछ घटनाएं वहाँ पे ऐसी हुई जो कि ये थी। एक बार नक्सल अभियान में हमारी फोर्स गई थी, 2017 मार्च की बात है। 5 माओवादी मारे गए थे
हमारे 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, उसमें एक माओवादी को भी गोली लगी। लोग काफ़ी ये थे कि सर वो नक्सली है, हमें उसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन जिस एम्बुलेंस में हमने 3 पुलिस वालों को रेस्क्यू करके भेजा, उसी में उसको फर्स्ट एड करके हमने उसी एम्बुलेंस में भेजा, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में पुलिस के प्रति जो है भरोसा बढ़ा, और यही कारण है कि वो हम नक्सली को पीछे ढकेलने में सफल रहे हैं। ऐसी कौन सी घटना सर, चूंकि बस्तर में थे, ऐसी कौन सी घटना जो आप याद आज भी करते हैं और प्रफुल्लित होते हैं, आपको बहुत याद आती होगी? ऐसा कौन सी घटना? कुछ घटनाएं हैं, जैसे दूर लोग विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले वहाँ पे दूरदर्शन की टीम नीरावाया गांव में गई थी। दूरदर्शन टीम के ऊपर हमला हुआ, जिसमें कि दूरदर्शन का कैमरामैन मारा गया, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर मारा गया। वहाँ से मैं केवल मुश्किल से 500-600 मीटर दूर मेरा काफिला था। तुरंत हम लोग वहाँ पहुँचे, बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया। दूरदर्शन के बाकी जो कर्मी थे उनको भी हमने बचाया। तो कहीं ना कहीं सामने सामने किसी की जान जाते देख के अपने पुलिसकर्मी की बहुत ही पेनफुल मोमेंट रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लाइफ सिखाता है कि जब हम अभियान में जाते हैं, कभी हम नुकसान हो भी सकता है, कभी हम नुकसान कर भी सकते हैं, तो एक कहीं ना कहीं बहुत ही जोखिम भरा काम होता है। और उन सभी जो पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी, शासकीय कर्मचारी, सबको खतरा रहता है अंदरूनी क्षेत्र में जाने में, लेकिन सब अपनी जान को जोखिम में डालकर राष्ट्र निर्माण में काम कर रहे हैं। तो सभी को मैं श्रद्धांजलि दे जाता हूँ, उन सभी लोगों को जो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल के काम कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों के कारण देश जो है सुरक्षित है। जी जी। डॉक्टर साहब, चूंकि अभी आपका लगातार पूरे जिले में सड़कों पर आप दिख रहे हैं, जनरली हम देखे कई सालों से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, तो जो पुलिस अधीक्षक होते हैं वो ऑफिस से अपने निवास या कोई फंक्शन हो या वीआईपी को कोई कार्यक्रम हो वो वहाँ देखे जाते हैं, खासकर हमने देखा है। लेकिन आप सड़कों पर निकल कर लोगों को समझाइश दे रहे हैं, लोगों को नियम कायदे बता रहे हैं, ये बहुत एक अच्छा मैसेज जा रहा है। तो एक पुलिस अधीक्षक होने के नाते ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? जनता के साथ जुड़ के करने से जनता जो उसकी कुछ समस्याएं हैं वो हमारे सामने आती हैं, जनता खुल के अपनी बात रख पाती है। जब नीचे के पुलिस हमले को मालूम है कि पुलिस अधीक्षक सीधा संवाद जनता के साथ करते हैं, तो जनता जब कोई समस्या लेके थाने में पहुंचती है तो वो उसका त्वरित निराकरण करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक डर रहता है कि बात पुलिस अधीक्षक तक पहुँच जाएगी। जनता की छोटी मोटी समस्या रहती है, कभी आपस में लड़ाई हो गई, कभी ट्रैफिक का कोई वायलेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं यदि हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता खुद दबाव बनाती है। जनप्रतिनिधि के साथ हम मिलते हैं, इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलते हैं, मीडिया के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो जनता ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन बताती है, और वो सोल्यूशन पे सभी लोग फॉलो करते हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो महादेव ऐप एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा था। करीब हजारों युवक यहाँ से उसमें नौकरी में घुस गए थे, जो क्राइम की दुनिया में घुस गए थे। लाखों करोड़ों लोग जो है अपना पैसा उसमें लगा रहे थे, और अपनी गाढ़ी कमाई जो है वो उसका नुकसान हो रहा था। लेकिन जब हमने जनता के साथ मिल के उनको वापसी का काम किया, तो आज के दिन में महादेव ऐप करीब करीब पूरी तरह से बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं जनता के साथ मिल के काम करने से काफ़ी इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहें। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य कला, खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी अलग छवि बनाने वाली शख्सियतों पर आधारित इंडियन न्यूज की खास प्रस्तुति। हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात खास शख्सियतों से। देखिए हमारे स्टेट हेड सतीश बौद्ध के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है खास शख्सियत खास मुलाकात कार्यक्रम में। आज हमारे साथ आईपीएस अभिषेक पल्लव जी मौजूद है, जो दुर्ग के पुलिस अधीक्षक है, और उनसे चर्चा जारी है। डॉक्टर साहब, एक जमताड़ा जो लोगों से ऑनलाइन ठगी करता है, और ये पूरे छत्तीसगढ़ में पहला बार होगा कि आपके नेतृत्व में जमताड़ा से लोगों को, आरोपी को पकड़ के लाया गया। कैसे सफल हुआ ये, और कैसे आपने बिजली के ऐप डाउनलोड करा के बिजली बिल के नाम पे 1.5 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इसकी जैसे हमारे पास रिपोर्ट आई
तुरंत जो मोबाइल लिंक नंबर था उसका पतासाजी किया गया। यहाँ से टीम को जमतारा लोकेशन आने पे टीम को जमतारा भेजा गया। जमतारा में इतने सारे परिवार इस तरह के फ्रॉड में लगे हैं कि वहाँ ढूंढना काफ़ी मुश्किल रहता है। पुलिस वहाँ पे 3 दिन तक रुकी और उसके बाद एक फुल प्लान्ड टेक्निकल एविडेंस के आधार पे पहली बार 4 लोगों को पकड़ के यहाँ पर लाया गया। इससे एक जनता में कॉन्फिडेंस गया। इसको हमने लाइव जनता के सामने जो है उसका मीडिया कॉन्फ्रेंस किया, कैसे ये पूरा घटनाक्रम होता है, कैसे फ्रॉड किया जाता है। ये बहुत खुशी की बात है कि जैसे जैसे हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस फैलाया तो लोगों के अंदर इस तरह के फ्रॉड की संख्या भी कम हुई और दूसरा लोगों में भरोसा आया कि इस तरह के फ्रॉड होने के बाद पैसा वापस मिल सकता है। तो त्वरित वो पुलिस को इन्फॉर्म करने लगे। हमने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया, हेल्पलाइन पे डेली काफ़ी शिकायतें आती हैं और तुरंत पैसे को होल्ड करने की कार्रवाई की जाती है और करीब 2 से 2 करोड़ रुपए जो है इस कारण होल्ड होना संभव हुआ है। लगातार हम लोग अवेयरनेस पे और साथ में प्रोसिक्यूशन पे और एग्जीक्यूशन पे तीनों पे काम कर रहे हैं, अवेयरनेस, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन। और इसी त्रिवेणी के कारण जो है दुर्ग पुलिस को एक भारी सफलता मिल रही है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखने में आया है कि ये जो अभी जो युवा है या आम लोग हैं वो सड़क पे जाते हैं, अगर एक्सीडेंट होता तो आज भी एक पुलिस का जो डर है कि मतलब कानून के चक्कर में पड़ जाएंगे या वहाँ जाने से पेशी में बुलावा होगा या कोर्ट जाना पड़ेगा, ये डर दूर करने के लिए चूँकि आप मनोचिकित्सक हैं, कैसा व्यवस्था लाएंगे जो ये जो भ्रम टूट जाए लोगों का? रोड के ऊपर जब भी एक्सीडेंट होता है गुड समारिटन को शासन की तरफ से भी 10,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। कहीं भी उनका इन्वेस्टिगेशन में उनको गवाह नहीं बनाया जाता है, उनको थाने नहीं बुलाया जाता है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक संशय रहता है कि यदि हम मदद करेंगे, थाने को फ़ोन करेंगे तो हमें गवाह के रूप में बुलाया जाएगा, कोर्ट में हमें पेशी में जाया जाएगा। इसीलिए लगातार इसको हम कैंपेन फॉर्म में रख रहे हैं। मैंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी इसीलिए अपना पर्सनल नंबर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि आप लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, तुरंत वहाँ पे पुलिस फोर्स जाके उसको रेस्क्यू करती है और पुलिस के लोग ही गवाह बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनका नाम बीच में नहीं आता तो उनके कॉन्फिडेंस आता है। मैं दोबारा आपके माध्यम से जनता से आह्वान करूंगा कि मेरा नंबर 7898815399 पे जब भी कोई एक्सीडेंट होता है आप कम से कम उसका लोकेशन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत भेज दें, जिससे तुरंत वहाँ पे फोर्स पहुँच के उनको रेस्क्यू कर पाए। क्योंकि गोल्डन मोमेंट होता है, गोल्डन पीरियड होता है। यदि हम शुरू के 2-4 मिनट में रेस्क्यू कर पाएँ तो जान बचाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज किसी दूसरे व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, कल को आपका अपना आदमी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। यदि हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तभी समाज जो है आगे बढ़ पाएगा और हम लोगों की जान बचा पाएंगे। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि क्योंकि जो फोर्स की ड्यूटी पुलिस बल की ड्यूटी है या जो इंस्पेक्टर है, आप लोग हैं और छोटे कर्मचारी हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। चूँकि आप मनोचिकित्सक हैं इसलिए मेरा ये सवाल है कि उनका तनाव कम करने के लिए एज ए डॉक्टर, पुलिस अधीक्षक छोड़ के डॉक्टर आप हैं अभी, तो आप कैसा उनको ट्रीट करेंगे जिससे उनका तनाव? मेरी यहाँ पे पदस्थापना होने के बाद तनाव की बात पुलिस में हमेशा होती है, कोई हम सोल्यूशन उसका नहीं ढूंढ पाते हैं। जी। मैंने आने के बाद कुछ लैंडमार्क डिसीजंस लिए। पहला था कि सभी पुलिसकर्मी को हफ्ते में निश्चित एक दिन पे साप्ताहिक अवकाश शुरू किया गया। किसी को मंडे है तो उसको साल भर मंडे छुट्टी मिलेगी, जिसको ट्यूसडे है साल भर ट्यूसडे मिलेगी। इससे क्या है, घर वालों को पता होता है किस दिन छुट्टी रहेगी, उस दिन वो अपना काम कर लेते हैं। किसी को बैंक का काम रहता है, किसी को स्कूल में बच्चे का काम रहता है, किसी को अपना खेती बाड़ी का काम रहता है। वो भी एक सामान्य नागरिक है, नागरिक के नाते भी बहुत सारे काम रहते हैं। जब से हमने साप्ताहिक अवकाश शुरू किया है लोग बहुत चैन जो लोगों को मिला है। दूसरा ट्रांसफर पोस्टिंग की बात रहती है। काफी लोग का घर से 30, 40, 50 किलोमीटर दूर ड्यूटी रहती है, जहाँ पे आने जाने में रोड एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है, अचानक जरूरत पड़ने पे पहुंच नहीं पाते हैं। तो सारे पुलिस कर्मियों को चॉइस पोस्टिंग दी गई है। मेरे आने के बाद करीब 90% जो पुलिसकर्मी थे उनको चॉइस में जहां वो जाना चाहते थे वहां पे उनको पोस्टिंग दी गई है। तीसरा संवाद की बात है, मैंने पर्सनल नंबर सबके साथ साझा किया है। जिसको भी कोई तकलीफ होती है वो व्हाट्सअप कर देते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं। काफ़ी बार अंदर का गुमान निकल जाने के बाद आदमी का टेंशन वैसे ही कम हो जाता है। परिवार के साथ पुलिस लाइन में लगातार जो है संवाद किया जाता है, जिससे कोई पारिवारिक प्रॉब्लम के कारण कुछ घटना दुर्घटना ना घट जाए। मुझे खुशी है कि 7 साल की मेरी यहाँ पे IPS में पदस्थापना में कभी भी आत्महत्या नहीं हुई है, बहुत ही कम। इवन बस्तर में भी जो जहाँ पर लोग एक दूसरे की होमिसाइड और सुसाइड की बहुत घटनाएं होती, दंतेवाड़ा में घटनाएं बहुत कम थी, दुर्ग में भी घटनाएं 0 हैं। तो कहीं ना कहीं यदि हम लोगों की बातों को समझेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हर
मुश्किल का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, फिर ढूंढने की आवश्यकता होती है और इससे एक अपनापन भी बढ़ता है। कांस्टेबल से लेके अधीक्षक तक हो सकता है हमें रैंक का अंतर हो, लेकिन सभी जनता के लिए काम कर रहे हैं, सभी जो है देश के नागरिक हैं। यदि हम सबकी बात सुनें, यदि हम एज ए पुलिस अधीक्षक अपने पुलिस कर्मियों के प्रॉब्लम्स का सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर जनता को सॉल्व करना तो और मुश्किल होगा। और जब तक हर एक कांस्टेबल अमला मोटिवेटेड नहीं रहेगा, वो अपने काम के लगन से काम नहीं करेगा, तब तक पुलिस की छवि सुधर नहीं सकती है। तो निश्चित रूप से तनाव में काफ़ी कमी आई है। बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, योगा एक्टिविटी, मेडिटेशन, वो सब कराया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो पुलिस में प्रॉब्लम वो दो थी, वो एक अपने छुट्टी की थी, दूसरा अपना पोस्टिंग का था और तीसरा घर का था। तो घर के लिए भी लगातार पुलिस मुख्यालय से पत्राचार किया जा रहा है। बीएसपी से करीब 500 घर जो हमने लिए हैं, इनको घर, तो निश्चित रूप से घर, पोस्टिंग और छुट्टी, ये 3 होने के कारण दुर्ग पुलिस में तनाव पहले से बहुत कम है। जी, एक चीज अभी गृह मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया, ऑन द स्पॉट एफआईआर होगी और चूंकि दुर्ग से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या योजना है दर्शकों को बताएंगे कि ताकि दर्शक समझे वो चीज को और उसका लाभ ले। दुर्ग में 4 जो है ट्रैफिक थाने स्टार्ट किए गए हैं, जहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वहीं पे उसका एफआईआर होगा, वो थाने जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी ट्रैफिक थाने में ही उसकी विवेचना हो जाएगी। काफ़ी टाइम इंश्योरेंस के लिए और बाकी चीज़ों के दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है, वो तुरंत दिया जाएगा। दूसरा है कि जो बाकी क्राइम्स होते हैं उसके लिए पुलिस के द्वारा हर थाने क्षेत्र में 4-5 सहायता केंद्र खोले गए हैं, जहां पर रोजनामचा भी चलता है, कोई भी जाके वहां पे अपनी शिकायत कर सकता है, वहीं पे 0 में एफआईआर हो जाएगा। और जैसे जैसे जनता की डिमांड आएगी सहायता केंद्र बढ़ाए जाएंगे, जिससे लोगों को दूर न जाना पड़े, तुरंत जाके उनको त्वरित कार्रवाई हो जाए। काफ़ी लोग मेडिको लीगल इंजरी रिपोर्ट के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए घूमते रहते हैं, तो मैंने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया है। जिसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलती है, इंजरी रिपोर्ट नहीं मिलती है, कभी कभी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है, पासपोर्ट में मुश्किल आती है, वो तुरंत मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि पासपोर्ट के जितने वेरिफिकेशन हैं दुर्ग पुलिस 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन करके उनको वापस करे, घर जाके वेरीफाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं जनता में इससे जो है पुलिस के प्रति भरोसा जो है काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी, जो दुर्ग के पुलिस अधीक्षक है। उनसे चर्चा जारी है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है कि आपके आने के बाद एक चीज़, चूंकि हम पत्रकारिता कर रहे, फील्ड में रहते हैं और हम देख रहे, एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि यहाँ सट्टा, गांजा और अवैध जो नशे के कारोबार पे अंकुश लगा। कैसे आपने सफलता पाई? चूंकि भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है और मिनी इंडिया में कई प्रकार के लोग हैं, तो यहाँ पर सफलता पुलिस को नहीं मिलती थी। आपके आने के बाद ये अंकुश कैसे लगा, हमारे दर्शकों को बताएंगे। किसी भी अपराध में इन 5 चीज़ों का बहुत बड़ा, अवैध शराब का, नशा का, कबाड़ का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कहीं ना जुआ, सट्टा का, तो हमारे आने के बाद हमने इसके लिए हर सब डिवीजन में, 4 सब डिवीजन में बांटा हमने जिले को, सब में एक स्पेशलाइज्ड टीम बनाई जो कि, और जनता के साथ हमारा संवाद था। तो जनता से लगातार हमें आसूचना मिलने लगी। आसूचना के ऊपर उनकी गोपनीयता बरकरार की गई और लगातार कार्रवाई की गई। जितने बड़े कबाड़ी थे उनके ऊपर लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, ज़्यादातर जेल में है। जो नशे के बिजनेस करने वाले, मेनली गांजे का जो शिकायत थी, ज़्यादातर गांजा जो है वो उड़ीसा के रास्ते आता था, नागपुर के रास्ते आता था, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स पे हमने कार्रवाई की। यहाँ तक कि जो हमारे पुलिस के 2 लोग थे जो जीपीएफ के, उनके ऊपर भी कार्रवाई की हमने एनडीपीएस एक्ट के अंदर। हम एविडेंस बेस्ड कार्रवाई कर रहे हैं जिससे कि वो जेल से छूट नहीं रहे। शराब के ऊपर, जो अवैध शराब मध्य प्रदेश से आता था, उसके ऊपर हमने कार्रवाई की। बड़ी ट्रक को पकड़ा जिसमें 550 पेटी जो है शराब को पकड़ा गया। एक जीरो टॉलरेंस की हमने पॉलिसी बनाई जिसके कारण जो है इसमें सफलता मिल रही है। देखा जा रहा है कि नाबालिग बच्चे जो हैं 12 साल, 14 साल, 15 साल के, वो लोहा जो है इधर उधर से चोरी करके उसको बेचते हैं और फिर उससे नशा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नाबालिग भी जो है एक समाज के लिए एक मुश्किल क्रिएट कर रहे थे। और यदि हमारा नाबालिग, हमारे कम उम्र के बच्चे ही खराब हो जाएंगे तो भविष्य पे भी फर्क पड़ेगा। तो हमने काउंसलिंग भी शुरू की नाबालिग बच्चों के लिए और तुरंत उन पर कार्रवाई भी शुरू की। दुर्ग पुलिस, इसमें हम काफ़ी प्राइड लेते हैं कि पिछले 6 महीने में जितनी भी गंभीर अपराध हुए, वो अमलेश्वर में जो है व्यापारी की हत्या हो, वो कुम्हारी में एक साथ 4 लोगों की हत्या की गई हो, रुद्र गांव में जो है एक छोटे बच्चे की हत्या हो, या फिर सुपेला में एक आदमी को 35 टुकड़ों में काट के फेंक देने वाली घटना हो। पुलिस ने सभी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ा, एविडेंस बेस्ड ढंग से पकड़ा, मीडिया के सामने प्रेजेंट किया। तो कहीं ना कहीं जो गुनाहगार हैं, अपराधी हैं, उनके मन में डर होना शुरू हो गया है कि यदि हम अपराध करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ेगी। अभी कुछ दिन पूर्व ही भिलाई 3 क्षेत्र में 2 चोरों का गैंग आपस में लड़ा। पुलिस ने चंद घंटों के अंदर 21 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें 3 नाबालिग थे। तो कहीं ना कहीं एविडेंस बेस्ड सही व्यक्ति को पकड़ना, और इसमें हमने टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल किया। सीसीटीवी फुटेज का फुटेज निकाला, फुटेज को मीडिया में दिया, जब पकड़ाए तो उसमें हमने पहचान करा के दिखाया। इससे जो अपराधियों हैं उनके मन में बहुत बड़ा एक डर आ गया है कि यदि हम अपराध करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ेगी और गंभीर धाराओं में हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो हमारा है कि जो गड़बड़ लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनकी तरफ पुलिस सख्ती से काम करेगी और जो नागरिक हैं उनके साथ पुलिस प्यार से कार्रवाई करेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों में अंतर करने की आवश्यकता है और पुलिस कर रही है। जिस तरह से जनता से हमें समर्थन मिल रहा है, मीडिया से हमें समर्थन मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि दुर्ग की कानून व्यवस्था को हम और सुचारू ढंग से चलाने में सफल रहेंगे। डॉक्टर साहब, बाकी जैसा अपराध या नशा और उस पर तो कार्रवाई आपने की, लेकिन अधिकांश जो मीडिया के पास पहुंचते लोग जमीन से संबंधित, जो जमीन, चूंकि अभी आपने देखा होगा कि लगातार अखबारों में, टीवी चैनलों में सरकारी ज़मीन को बेच देने की शिकायत या किसी और की ज़मीन पे रजिस्ट्री होने की शिकायत, इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा कहना है लोगों का। तो इस पे कैसे उनको राहत कैसे मिलेगी? जमीन का विवाद काफ़ी ज़्यादा है दुर्ग भिलाई जिले में। काफ़ी सारे कॉलोनाइजर हैं, काफ़ी सारे जो हैं अवैध प्लॉटिंग करने वाले हैं, लैंड माफियाज हैं जिन्होंने बहुत बड़े जमीन भूभाग पे कब्जा कर लिया है और उसको इलीगल ढंग से बेच रहे हैं। काफ़ी एक ही जमीन पे 2-2, 3-3 रजिस्ट्री की शिकायत आती है, कभी एडवांस लेके किसी दूसरे को रजिस्ट्री करने की बात आती है, क्योंकि इसमें प्रशासनिक अमला भी इन्वॉल्व है, तहसीलदार, पटवारी और राजस्व का मामला भी है। तो कहीं ना कहीं राजस्व के साथ बैठ के एक प्लान बनाया जाएगा और जो भी ये बड़े माफियाज हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने पैसा और पोजीशन का इस्तेमाल करके गरीब लोगों की जो है पैसा खा जा रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं, ऐसे भू माफियाओं के ऊपर अभियान चला के पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई आने वाले समय में की जाएगी।
डॉक्टर साहब एक मेरा सवाल है कि जो चूंकि आप डॉक्टर एमबीबीएस थे उसके बाद आईपीएस हुए तो किस प्रकार के की आपने पढ़ाई की और हमारे जो दर्शक है जो युवा है उनको आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करें मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। यूपीएससी जो है वो सिविल सर्विस एग्जाम से आईएएस आईपीएस रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन होता है। मेरा सभी युवकों से जो युवक हैं जो तैयारी करना चाहते हैं सरकारी अमले में आना चाहते हैं उनको कहना है कि जब भी वो स्कूल में पढ़ें कॉलेज में पढ़ें जो भी सब्जेक्ट पढ़ें अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि यूपीएससी जनरल एप्टीट्यूड चेक करता है देश दुनिया के बारे में आपकी क्या जानकारी है। आप न्यूज़ सुने, आप डिबेट्स देखें, आप न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स पढ़ें, देश दुनिया में जो घटनाएं चल रही हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करें, अच्छा ग्रुप्स बनाएं जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, एक पब्लिक स्पीकिंग के लिए कॉन्फिडेंस लाएं कि अपनी बातों को कैसे रखना है, किसी भी टॉपिक को 100 शब्दों में कैसे लिखना है, 1000 शब्दों में कैसे लिखना है, कैसे अपनी चीज़ों को कम शब्दों में इफेक्टिवली लिखना है, अपनी हैंडराइटिंग सुधारने की कोशिश करें, अपनी जो कार्यशैली है उसको सुधारें, नशा से दूर रहें। नशा जो है व्यक्ति को कमज़ोर कर देती है। जो आपका यूथ है 15 साल से लेकर 25 साल तक यही देश का फ्यूचर है। इस टाइम अपना एक रोल मॉडल बनाएं, उसको आप फॉलो करें, हमेशा एक दिमाग में फोकस अपना मेंटेन रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जिस फील्ड में जाएं अच्छा करने की कोशिश करें। जिंदगी में कोई भी किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, जो भी स्किल आप गेन करेंगे कभी ना कभी आपको काम आएगा। जो लोग सरकार में आना चाहते हैं वो लोग अपना अच्छी पढ़ाई करके यूपीएससी की तैयारी करके सिविल सर्विस में आ सकते हैं। बाकी आप प्रोफेशनल्स अच्छा बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, मीडिया, हर जगह आपका स्कोप है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप एम्प्लॉयबल रहें, क्वालिटी एजुकेशन गेन करें, केवल डिग्री के पीछे ना भागें, जो डिग्री का जो कोर्स है उसको समझें, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझें, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं जो लोग सफल हुए उनसे बातचीत करें, उनके टच में रहें, जो कॉलेज में आपके सीनियर्स हैं, मेंटर्स, उनके साथ आप नेटवर्क में रहें, जिससे कि आप सफलता की सीढ़ी को समझ पाएं और उस पर चढ़ें। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ कोई भी काम करता है सफलता उसे जरूर मिलती है। डॉक्टर साहब एक और है सवाल है, जो युवा है, जो छोटे बच्चे जो अभी 12 साल, 13 साल, 14 साल के, वो उनके माता पिता उनको बाइक्स दे देते हैं, स्कूटी दे देते हैं और उससे वो स्कूल जाते हैं और बिना हेलमेट के, जिनके कारण कई आपने देखा होगा कई बच्चों की जान तक चले गए इसके एक्सीडेंट में। तो ऐसे पेरेंट्स के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? क्योंकि लगातार आपकी कार्रवाई चल रही है, सड़कों पे आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, तो उन बच्चों के खिलाफ और या उन पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये दर्शकों की एक तरफ से प्रश्न है। निश्चित रूप से नाबालिग बच्चे जो हैं गाड़ी चला भी रहे हैं, एक गाड़ी में 2-3-4 नाबालिग पीछे बैठ भी रहे हैं, तो कुछ नाबालिग भी ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहे हैं, स्कूल के लिए लेट निकलते हैं, जल्दी पहुंचने के लिए तेज भी चलाते हैं, रैश भी चलाते हैं, महंगी महंगी बाइक्स, महंगी महंगी स्कूटी पेरेंट्स ने खरीद के दे दिए। क्योंकि एडोलेसेंस में आदमी की रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज़्यादा होती है, आदमी का उतना लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं, तजुर्बा नहीं होता, आदमी जो है आपस में पीयर प्रेशर में एक दूसरे से तेज़ी से कंपटीशन में गाड़ी तेज चलाता है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं होता तो बाद में उनको चोट लगने पे, जान जाने पे इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं हो पाता है, और यदि बिना लाइसेंस के नाबालिग का यदि एक्सीडेंट होता है तो सारी गलती भी उसके ऊपर थोपी जाती है। लगातार हम स्कूल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमने स्कूल के प्रिंसिपल्स को भी समझाया है कि उनके यहाँ पे जो भी बिना हेलमेट के या बिना नाबालिग के स्कूल बच्चे आ रहे हैं तो उनको रोका जाए, उनके घर वालों को समझाया जाए। अभी हमने अभियान छेड़ के गेट के ऊपर पुलिस बल लग रहा है, जो भी बिना हेलमेट के या नाबालिग आते हैं उनकी सूची लेके प्रिंसिपल को दी जाती है और घर वालों को बुला के समझाइश दी जाती है। ये भी देखा जाता है कि स्कूल का छूटने के टाइम पे काफ़ी सारे पेरेंट्स खुद ही जो लेने आते हैं बच्चों को वही बिना हेलमेट के आते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स में भी अवेयरनेस की बहुत कमी है, उनको भी अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक नियमों का यदि हम पालन करेंगे तो हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे, दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। लगातार ये देखा जा रहा है कि युवक वर्ग जो है वो टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चला रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है। जो सुबह चलने वाले लोग, दौड़ने वाले लोग, उनका एक्सीडेंट हो रहा है। अभी भी भिलाई में कुछ दिन पहले आया कि बाइक पे अश्लील हरकतें करते हुए, टेढ़ा चलाते हुए, बिना चलाते हुए एक बाइक वाले पकड़े गए। उसके बाद भी समझ नहीं, अभी लगातार मेरे पास शिकायत आती है मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कि लोग बैठ के पी रहे हैं, फिर गाड़ी चला रहे हैं, बच्चे बैठ रहे हैं।
तो अब मैंने अपना हेल्पलाइन नंबर सबको दिया है और उसके बाद फिर लगातार हमारे पास मैसेजेज आ रहे हैं, हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है एक तरफ अवेयरनेस और दूसरी तरफ एनफोर्समेंट, दोनों पे यदि हम साथ में काम करेंगे, जनता का समर्थन हम लेंगे, तो कहीं ना कहीं इस समस्या को भी आने वाले समय में सॉल्व करने में हम सफल रहेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल नहीं है, आपसे हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाह रहे हैं, चूँकि अभी जो आपकी कार्यशैली से पूरी दुर्ग जिले की जनता प्रभावित है, तो हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश है? दर्शकों के लिए यही संदेश है कि नियमों का पालन करें, वो ट्रैफिक के नियम हो या कानून हो। ये कानून आपके लिए बने हैं, ट्रैफिक नियम आपके लिए बने हैं, आप खुद भी फॉलो करें और जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको टोका टाकी भी करें। किसी को आप बिना हेलमेट के देखते हैं तो उनको आप टोकें, कोई आदमी रैश ड्राइविंग कर रहा है तो उसको रोक के समझाएं, क्योंकि यदि सामाजिक दबाव बनेगा तब लोग जल्दी जो है सुधरेंगे। जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हॉस्पिटल्स हों, वो इंडस्ट्रीज हों, ट्रेडर एसोसिएशन हो, मीडिया हो, पुलिस हो, सरकारी अमला हो, सब यदि मिल के यदि हम कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था भी सुनिश्चित कर सकते हैं। और हम जब भी कोई अपराध होते हुए देखें तो उसका हम फोटो खींचें, वीडियो भेजें, वीडियो बनाएं और मुझे भेजें। यदि हम अपराधियों को पकड़ पाएंगे तो अपराधियों के जो कॉन्फिडेंस है बहुत तेजी से घटेगा। यदि हम रात में घूमते हैं, किसी को हम सस्पिशियस आदमी को देखते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पुलिस को उसकी सूचना दें। यदि हम सभी पुलिस के आंख और कान बनेंगे तो समाज भी सुरक्षित रहेगा, और यदि समाज सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि सभी इस मुहिम में पुलिस का साथ दें और निश्चित रूप से हम सब मिलके दुर्ग भिलाई को पूरे देश में एक सुरक्षा के मामले में एक अव्वल स्थान पर पहुंचा सकते हैं और एक दुर्ग भिलाई मॉडल स्थापित कर सकते हैं जिसका दूसरे जिले जो हैं वो अनुकरण करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इंडियन न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी, जिन्होंने अपने अनुभव को बताया और लोगों से अपील की है कि सावधानी और पुलिस का पूरा सहयोग करते हुए ये दुर्ग जिले को एक शोहरत पहुंचाया और एक नाम दुर्ग जिले का पूरे देश में हो। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcart.com। सजाए हर जगह हमारे साथ।